लगातार मार खाने के बावजूद भी गोदी मीडिया सुधरने को तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में जो वायलेंस हुआ, पुलिस ने जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया, अब इसके बाद गोदी मीडिया ने पहले स्टूडेंट्स के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया और अब मुसलमानों को विलन बनाना गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया है और एक मुसलमान को इस पूरे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। खबर दर खबर में इसकी पूरी तफसील जानेंगे। सरकार स्टूडेंट्स के सामने अब झुकने को तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी का बयान सामने आया, उसके अलावा दूसरे जिम्मेदारों ने भी कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं और सीजेपी के जिम्मेदारों ने कहा कि अब सरकार के डेलीगेशन को जंतर मंतर पर ही आना होगा, हम वहां जाने वाले नहीं हैं। कनॉट प्लेस की पूरी मार्केट को लेकर जो एक बयान सामने आया है उस पर लोग हैरान हो रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का एक और बहुत ही अहम फरमान जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ख़तरनाक नोटिस जारी कर दिया है। खबर दर खबर में इन तमाम खबरों की तफसील जानेंगे और ये भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने किस तरह गोदी मीडिया की वाट लगाई है। मस्जिद अक्सा में एक मरतबा फिर यहूदियों ने वहाँ के उसूल और अक़दार की धज्जा उड़ाई है और जिस तरह की बदतमीज़ी की है उस पर बातचीत करेंगे। अमेरिका और ईरान की जंग की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है उसे भी खबर दर खबर में जानेंगे और आखिर में बताएंगे आलम बदी आज़मी साहब के बारे में जो 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर जो लोग सियासत में आना चाहते हैं उनको एक आईना दिखा कर गए हैं और उनको मशाल राह बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं तमाम खबरों की तफसील खबर दर खबर में। आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है, हमारी टीम के काम में आप दिलचस्पी रखते हैं तो हमें सपोर्ट भी कीजिए। मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। और अब जानते हैं खबरें तफसील से। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। स्टूडेंट्स और जेंजी का होने वाला प्रोटेस्ट पेपर लीक के ख़िलाफ़ कम है और गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ ज़्यादा है। तमाम लोगों ने इसको देख लिया है। योगेंद्र यादव जैसे एक्टिविस्ट ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा है और टीवी चैनलों ने जिस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा किया है, पिछले 12-14 सालों में जिस तरह की कवरेज की है गोदी मीडिया ने, उससे पूरा देश नाराज़ है। सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है बल्कि देश के ज़्यादातर लोग परेशान हैं और प्रोटेस्ट के दौरान अवाम ने जवाब भी दे दिया। इसके बावजूद भी गोदी मीडिया सुधरने को तैयार नहीं है। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, बेदर्दी से मारा गया, लड़कियों को मारा गया, गुंडों ने पुलिस वर्दी पहनकर मारा या कुछ लोग बगैर पुलिस वर्दी के स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसा रहे थे। और जब सोशल मीडिया के ज़रिए पुलिस की बर्बरियत को, जुल्म को बेनकाब किया गया तो गोदी मीडिया ने यहाँ पर भी सरकार को बचाना शुरू कर दिया है, अमित शाह को बचाना शुरू कर दिया है और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए गोदी मीडिया ने मुसलमानों को विलन बनाना शुरू कर दिया। और एक मुसलमान नाम तलाश लिया गया है हाजी अफजाल अंसारी का कि हाजी अफजाल अंसारी है, पुरानी दिल्ली का रहने वाला है, इसकी बीवी काउंसलर है, आम आदमी पार्टी से शकीला नाम है और इस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। हालांकि शख्स जमानत पर बाहर है, कोई ये जेल से निकला हुआ नहीं है या पुलिस इसको तलाश नहीं कर रही है गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन गोदी मीडिया ने अब ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में जो पत्थर चला या जो वायलेंस हुआ, हालात ख़राब हुए, तो उसके लिए ज़िम्मेदार यही हाजी अफजाल अंसारी है। ये गुंडों को लेकर के आया था, इसने पुलिस पर पथराव करवाया, यानी मुसलमानों को विलन बनाना शुरू कर दिया है गोदी मीडिया ने। जबकि हाजी अफजाल अंसारी अगर प्रोटेस्ट में आया था तो जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट आए थे, उसी तरह यह भी एक एक्टिविस्ट बनकर, एक आम रुकन बनकर इसने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। लेकिन गोदी मीडिया ने सरकार को बचाना शुरू कर दिया है। गोदी मीडिया के फेवर में मैंने स्टेटमेंट भी जारी किया कि जिस तरह गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, जलील करके बाहर निकाला जा रहा है, ये सही नहीं है। मारपीट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, गोदी मीडिया का बायकॉट अगर किया गया है तो सही किया गया है। ट्विटर पर मैंने ये भी लिखा था कि गोदी मीडिया के जितने मालिकान हैं या जो लोग एडिटोरियल पॉलिसी को तय करते हैं, उनको अब चाहिए
कि अपनी पॉलिसी को बदले और आवाम के मुद्दों को दिखाना शुरू करे। मेरे साथ कई लोगों ने कहा मुझसे बातचीत करते हुए कि अंजना कहाँ है, रुबिका कहाँ है, बार बार लोग तलाश कर रहे हैं, ये लोग अपने रिपोर्टर्स को भेज रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है। और इतनी ज़्यादा मुखालफत हो जाने के बावजूद, आवाम का वाज़े मैसेज मिल जाने के बावजूद भी गोदी मीडिया सुधरने को तैयार नहीं है। और प्रोटेस्ट में पुलिस की बर्बरियत को इन्होंने मुसलमानों को विलन बनाने से जोड़ दिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दोबारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की गाड़ी को टूटने से एक मुस्लिम नौजवान ने बचाया था, उसकी वीडियो वायरल हुई थी, मैंने दिखाया भी था, आप यहाँ पर सुन लीजिए। ये है न्यूज़ 18 इंडिया और इनका काम दिन रात हिंदू मुसलमान करने का है। और आज गोदी मीडिया है, गोदी, हाँ जी। और इनकी गाड़ी अभी टूटने से लड़कों से मैंने बचाई और मैं मुसलमान हूँ, और ये अभी शाम को जाकर फिर हिंदू मुसलमान करेंगे। उनका करना ही है, उनका वही चैनल चल रहा है उसी से। बस हाँ जो है लड़कियां चोट खा गई हैं। हाँ वहाँ पे जो है जो यूट्यूबर थे वो लोग चोट खा गए। अचानक जो है ऊपर बिल्डिंगों से जो है असुबह फेंक रहे हैं। इनका उसी से रोजी रोटी चल रहा है, हिंदू मुसलमान से। करेंगे नहीं तो ये नहीं करेंगे, कौन देखेगा। सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है उसे भी जान लीजिए। प्रोटेस्ट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए हैं और अब 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। यानी कनाट प्लस और आसपास का जो मेट्रो स्टेशन है वो तो बंद है ही, बहुत दूर जाकर के जो आसपास के मेट्रो स्टेशन है उसको भी बंद कर दिया गया है। और वहाँ जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं या जिनका आना जाना है उन सबको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा कनाट प्लस की जो मार्केट है उसको शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश दे दिया गया और कहा गया कि इन तमाम मार्केट्स को बंद करना होगा। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि पेपर लीक की जांच के लिए फास्ट ट्रैक अदालत कायम की जाएगी और जो लोग पेपर लीक के मुजरिम हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के ज़रिए सौरव दास को और कॉकरोच जनता पार्टी के ज़िम्मेदारों को ये मैसेज दिया गया, सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है। मरकज़ी वज़ीर है जितेंद्र सिंह, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत करना चाहती है और हमने 4 मरतबा से ज़्यादा मैसेज भेज दिया है कि आप आइए जेपी नड्डा के घर या उनकी ऑफिस में, हम बातचीत करेंगे। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन सौरव दास ने कहा कि हम सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदों को, डेलीगेशन को जंतर मंतर पर ही आना होगा, हम उनके घर नहीं जाएंगे बातचीत करने के लिए या उनके दफ्तर नहीं जाएंगे। वो जंतर मंतर पर आए जहां हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां उनसे बातचीत होगी या प्रोटेस्ट साइट पर ही कोने में कहीं पर बातचीत की जा सकती है। हम यहां से उनके घर नहीं जाने वाले हैं। अभिजीत दिपके ने कल ये भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इससे पहले सौरव दास को 20 जुलाई को बातचीत के लिए जेपी नड्डा ने बुलाया था और 4 घंटे इंतज़ार करवाया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया और एजेंडा यह था सरकार का कि हम लोगों को आपस में बांट देना, एक दूसरे से दूर कर देना ताकि हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च ना निकाल सके। इसलिए अब हम मज़ीद सरकार से बातचीत करने के लिए उनके घर नहीं जाएंगे, उनको यहीं आना होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आज हंगामा हुआ, ज़बरदस्त तरीके से अपोजिशन के एमपीज़ ने एहतजाज किया और एक मौका ऐसा भी सामने आया जब एक तरफ एनडीए के एमपीज़ थे और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के एमपीज़ थे और प्रियंका गांधी काफ़ी आगे पहुंच जाती है और उन्होंने पुरजोर तरीके से एहतजाज किया। प्रियंका गांधी ने मीडिया से भी बातचीत की और गोदी मीडिया को उन्होंने लतारा, डांट लगाई और कहा कि क्या आपने अमित शाह से पूछा, आपने धर्मेंद्र प्रधान से पूछा क्यों स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई गई है, क्यों उनको जेल भेजा जा रहा है। अब सुनिए प्रियंका गांधी को। मैं अब से वो सवाल उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं, आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है। हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं इनसे पूछो,
इस्तीफा कब देंगे? आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना? आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने, हाँ, जवाब नहीं दे रहे ना? आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है? किस लिए? ये आतंकवादी हैं? पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगी। दिल्ली पुलिस और CJP प्रोटेस्ट के हवाले से एक और अहम अपडेट है, और ख़बर यह है कि LG की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया और कहा गया कि 19 जुलाई से अक्टूबर के बीच में जिसको भी गिरफ्तार किया जाए उस पर NSA के तहत मुकदमा चलाया जाए, ट्रायल की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने एक नोटिस को ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस तरह का आदेश दिया गया है दिल्ली पुलिस को कि 19 जुलाई से अक्टूबर तक जिसको भी गिरफ्तार किया जाए सीधे सीधे उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाए। इसका मतलब होता है कि 1 साल तक आपको ज़मानत नहीं मिल सकती, बेल नहीं मिल सकती, आपको जेल में रहना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने उस पर सफाई दी और कहा कि इसका ताल्लुक CJP प्रोटेस्ट से नहीं है, बल्कि 20 जुलाई से पहले ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने डिनाई भी नहीं किया है। रणदीप सुरजेवाला ने इसको डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए ख़तरा बताया है। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार हम आपको ग्राउंड पर जाकर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब देश भर में ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कल बिहार की वीडियो आपने देखा होगा कि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो बिहार के लड़कों ने वाटर कैनन को ही एंजॉय करना शुरू कर दिया, वो नहाने लगे और पुलिस वाले भी मजबूर हो गए, बेबस हो गए कि आखिर इनका करना क्या है। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके, वाटर कैनन का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। अब एक वीडियो मुंबई से सामने आई है। मुंबई पुलिस स्टूडेंट्स को डिटेन करके लेकर जा रही थी, लेकिन एक अकेली लड़की पुलिस वैन को रोक लेती है और कहती है हम इस गाड़ी को नहीं जाने देंगे। आप इस वीडियो को देखिए, ककरोच जनता पार्टी के पेज से इसको शेयर किया गया है और इसमें जो वॉइस है, वहाँ के जो हालात है, उसको भी आप फील कीजिए। यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये एक आंदोलन है। जो ये तस्वीरें हैं, ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे और बड़े पैमाने पर वो अब भी हैं। कई लोग आए थे, गए, लेकिन वो महिला अब भी वहीं पर खड़ी है। अब भी उसी तरह से ये आंदोलन है, चल रहा है। अंदर उनके लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब भी ये खड़ी है। क्या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी की है? जवाब है नहीं। ये देश की युवा है, ये सोशल मीडिया से आए हुए लोग हैं। तो ये तस्वीर है, ये मुंबई में हो रहा है। मुंबई से एक और खबर है, और खबर यह है कि पुलिस एक स्टूडेंट को डिटेन करके लेकर जा रही थी और अपने वैन में पुलिस ने बैठा रखा था। ले जाते हुए पुलिस ने स्टूडेंट्स को धमकी दी और कहा कि दोबारा तो प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं करोगे, घर से इधर तो नहीं आओगे, और अगर तुम आ गए दोबारा तो जेल में डाल दूंगा। पुलिस एहलकार ने यहाँ तक कहा कि तुम्हारे बैग में 50-50 ग्राम पाउडर यानी ड्रग डाल दूंगा और फिर फर्जी तरीके से ऐसा फंसाऊंगा, पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहोगे। आप इस वीडियो क्लिप को सुनिए। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। नो जामीन। वो तो सर, वो तो और ही खराब तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं तुम लोग को कांग्रेस के पेज से इस वीडियो को शेयर किया गया और लिखा गया कि जमहूरियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। पुलिस फर्जी तरीके से ड्रग डालने की बात कर रही है, धमकी दे रही है। रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि मुंबई में भी पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं।
और मुंबई पुलिस डिजिटल उनकी निगरानी कर रही है, यानी सर्विलेंस की जा रही है कि इस वक्त ये स्टूडेंट कहाँ हैं, किस लोकेशन पर है, घर पर है या नहीं है। और सुबह का सूरज तुलू होते ही उन तमाम स्टूडेंट्स को जो पहले किसी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके होते हैं उनको थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, उनके घर पर जाकर नोटिस चिपकाया जाता है या घर वालों से कहा जाता है कि आप इनको बाहर मत भेजिए। व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन भेजने को कहा जाता है ताकि ट्रैक किया जाए कि इस वक्त ये कहाँ हैं। तो इस तरह मुंबई पुलिस हर एक पर नज़र बनाए हुई है ताकि कोई प्रोटेस्ट को ज्वाइन ना करे। इसके बावजूद लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। और अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि कांग्रेस का ट्वीट सामने आने के बाद एक पुलिस एहलकार के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया कि जांच भी की जाएगी कि किस पुलिस एहलकार ने ये कहा कि फर्जी तरीके से जेल में रखा जाएगा। और ये कोई आम बात नहीं है, पुलिस की पुरानी रिवायत है। अगर किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को दहशतगर्द बताना है या जेल में डालना है तो उसके बैग में हथियार लाकर डाल दो, ड्रग्स डाल दो और उस पर मुकदमा डाल दो, जेल में भेज दो। मुसलमानों के साथ तो यही होता आया है। जितने मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता है उनको लश्कर तैयबा का, जैश मोहम्मद का आतंकी बताकर जेल में भेजा जाता है। उन सब के पीछे यही स्टोरी होती है जो आज मुंबई में मुंबई पुलिस ने एक स्टूडेंट्स को धमकी देते हुए कहा, यहाँ तो पुलिस ने धमकी दी, मुसलमानों के साथ ये होता आया है। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस का असली चेहरा सामने आ गया है। एक वीडियो सामने आ रही है जहां स्टूडेंट्स की बहादुरी देखी गई कि पुलिस वैन में भरकर स्टूडेंट्स को लेकर जा रही थी और स्टूडेंट्स ने वैन का दरवाज़ा खोल दिया और तमाम लोग उतर जाते हैं। फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मस्जिद अक्सा में एक मरतबा फिर 5000 यहूदी दाखिल हो जाते हैं, वहाँ इबादत करते हैं और मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस को पामाल करते हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया है। हमास ने भी इसराइल को धमकी दी और कहा कि इसराइल के लोगों ने और यहूदियों ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर जिस तरह वहाँ पर इबादत की है, ये मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला क्या है उसे समझिए। आज की यानी जुमरात की खबर है, मस्जिद अक्सा में सुबह में तकरीबन 3000 से ज़्यादा यहूदी दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद इतमार बिन गोयर जो कौमी सलामती का मिनिस्टर है वो भी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाता है और दाखिल होने वालों की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इस तरह रिपोर्ट यह है अल जज़ीरा की कि 5000 से ज़्यादा यहूदी मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाते हैं और तशवा बाव के मौका पर ये सब दाखिल होते हैं। तिशा बाव यहूदियों का एक अहम दिन है, यहूदी उस दिन इबादत करते हैं। तो तिशा बाव के मौका पर यहूदी मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ वो अपनी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, जिसके ख़िलाफ़ मुसलमानों में गुस्सा है, नाराज़गी है। आलमी कानून यह है कि मस्जिद अक्सा में यहूदी दाखिल नहीं हो सकते हैं। अगर वो दाखिल होते भी हैं तो सिर्फ ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। मस्जिद अक्सा में यहूदी अपनी इबादत नहीं कर सकते हैं, वहाँ वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर इबादत की है और मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका गया, मुसलमानों को वहाँ आने से रोका गया, अजान देने से रोका गया। ये सीधे सीधे मुसलमानों पर हमला है, अटैक है। ये जो लड़ाई है गज़ा पट्टी की या हमास की या फ़लस्तीन की, मस्जिद अक्सा को बचाने की ही लड़ाई है। अगर पिछले 2 सालों तक इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला किया है या 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया, गज़ा पट्टी को तहस नहस कर दिया गया, जेनोसाइड हुआ गज़ा पट्टी में मस्जिद अक्सा की खातिर, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए, क्योंकि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबले अव्वल है, इस्लाम की तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद है और यहूदियों का एजेंडा है मस्जिद अक्सा को डेमोलिश करके वहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाना और मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसी के लिए मुसलमान लगातार कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मस्जिद अक्सा के होते हुए यहूदी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी इबादत को अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर सिर्फ फ़लस्तीन नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों में गम व गुस्सा होना चाहिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान लगातार जंग जारी है और 12वीं रात में भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। गुज़िश्ता रात की ख़ास बात यह है कि इराक़ और ईरान का जो बॉर्डर है और जहाँ से
लोग इन दिनों ईरान में जा रहे हैं, जर्नलिस्ट जा रहे हैं, विजिटर्स जा रहे हैं, दूसरे लोग जा रहे हैं, क्योंकि हवाई रूट बंद है। तो इराक़ और ईरान की सरहद पर अमेरिका ने हमला कर दिया, जिसकी अमेरिका के कुछ शहरियों ने भी मजम्मत की है। अमेरिकी लोगों में भी डर और खौफ का माहौल है। उधर सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान जो टकराव है वो बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका का कहना है कि हौसी अभी तक समझदारी से काम ले रहे थे, लेकिन अब ईरान के बहकावे में आकर उन्होंने सऊदी अरब से एक नई जंग शुरू कर दी है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात करते हैं आलम बदी आज़मी साहब के बारे में। 90 साल की उम्र में आलम बदी आज़मी का आज इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आलम बदी 5 मरतबा एमएलए रहे। आज़ादी से पहले उनकी विलादत हुई। महात्मा गांधी और इस तरह के बहुत सारे लोगों की तहरीक के साथ जुड़कर उन्होंने काम किया था, और 90 साल की उम्र में आज 23 जुलाई को उनका इंतकाल हो गया। उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। आलम बदी उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के रहने वाले थे। 1936 में वहाँ उनकी विलादत हुई थी। आलम बदी आज़मी की जो सबसे बड़ी खूबी है, और इनकी वफ़ात पर तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम अहम तरीन अखबारात ने फ़ीचर स्टोरी शाया की है। वजह यह है कि बिल्कुल सादा इंसान थे। ये एमएलए रहते हुए भी असम्बली में साइकिल सजाते थे, अपने हलके में साइकिल चलाकर घूमते थे, 4 व्हीलर से सफ़र नहीं करते थे, एक थैला लटका कर जाते थे। इलेक्शन में ये गाड़ियों के काफ़िले का इस्तेमाल नहीं करते थे, और न ही इलेक्शन पर पैसा लगाते थे। सबसे कम खर्च में अगर कोई चुनाव पूरे हिंदुस्तान में जीत रहा था तो यही आलम बदी आज़मी थे। लोगों से कहते थे कि अगर मेरा काम आवाम को पसंद आएगा तो वो हमें वोट करेंगे, अगर मेरा काम पसंद नहीं आएगा तो हमें वोट क्यों करेंगे। हमने काम किया है जनता की भलाई के लिए, हम दिन भर पूरे साल उनके बीच में मौजूद रहे, इसलिए हमें भरोसा है कि वो हमें वोट करेंगे। लेकिन वोट हासिल करने के लिए पैसा खर्च करना, गाड़ियों का इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर लगाना, ऐलान लगवाना, या लोगों को खिलाना, पैसा बांटना, ऐसा हमारे मिजाज में नहीं है, ना हम ये कर सकते हैं। ये आलम बदी आज़मी कहते रहे। आलम बदी आज़मी साहब ज़्यादातर साइकिल से चलते थे, साइकिल से ही वो असम्बली जाते थे। आज़मगढ़ से लखनऊ तक का सफ़र भी वो साइकिल से कर लेते थे, और 5 मरतबा के एमएलए रहे समाजवादी पार्टी से। वो पहली मरतबा 1996 में एमएलए बने, उसके बाद 2002 में, फिर 2012 में, 2017 में और 2022 में भी वो एमएलए मुंतखब हुए। और 5 मरतबा एमएलए रहने के बाद भी वो सादा रहे, लोगों के बीच यूँ ही मिलते रहे, कोई उनका प्रोटोकॉल नहीं था, और आज इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। ऐसे ही शख्स के बारे में शायर ने कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आलम बदी आज़मी साहब से मिलने की खुद मेरी ख्वाहिश थी, कई मरतबा लोगों ने तस्करा भी किया। मेरा प्रोग्राम था उनका इंटरव्यू करूंगा, लेकिन मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका, और उससे पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। खबरदार खबर में आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।